ठीक है। डिस्प्ले दिख रहा ना सबको? आ गया। यस सर। ठीक। कहाँ गया? ठीक है, रिवाइज करवाएं? सबको ये आ गया? कोई अगर एडमिट का कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको एक बार बता देगा। तो देखो, सबसे पहले इस टॉपिक में जो हमारा मिला था फर्स्ट यूनिट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में क्या था कि एयर पॉल्यूशन, हम लोग जो जान रहे थे कि एयर पॉल्यूशन से पढ़ना था, लेकिन जो एयर पॉल्यूशन से पढ़ना है, लेकिन समझना क्या था कि हमें ये एयर पॉल्यूशन किस लेवल पे आकर के हो रहा और कहाँ कहाँ तक ये इफेक्टिव है। तो ये जो हमारा पूरा जो, अगर मैं तुम्हारे किताब की बात करूँ तो जिसका कोड तुम्हारा KEC है 057, उसमें ये बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन को, ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए या किस तरीके से रिड्यूस करना चाहिए, और उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी सस्पेंडेड एलिमेंट हो या नॉन सस्पेंडेड एलिमेंट है, किस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं अनदर एलिमेंट से। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझाया गया कि एयर पॉल्यूशन जो है उसके अंदर, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी तो होते हैं इसके पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी तो पार्ट होते हैं पॉल्यूशन के रेटिंग पे, लेकिन ये कहाँ तक होता है, तो उसको अच्छे से बताने के लिए तुमको ये पढ़ाया गया कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या चीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को लेवल के भी रूप में हम जानते हैं, ठीक। इसमें कंपोजिशन पहले बताया है, ठीक है ना। कंपोजिशन का ये चीजें कि हमारे पास जितने भी, जैसे पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे क्या सारी गैसेस होती हैं, वो हमारे नेचर में है तो ही हम उसके बारे में पढ़े हुए हैं, गैसेस होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी तत्व हैं उनके बारे में, लेकिन जो नेचर में उसका कॉम्पोजिशन है मेनली, जिससे वो कोई भी जीवधारी, जिसका जो भी कल्चर हो या जो भी उसका क्लाइमेट हो या जो भी उसका वेदर हो, वहाँ का एम्पीरियल इम्पैक्ट क्या है, तो उस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें कंपोजिशन बताया गया, ठीक है। उस कंपोजिशन के थ्रू तुमने ये जाना कि अगर हिली एरिया है तो वहाँ का कंडीशन कैसा होगा, ठीक है, लैंड एरिया है तो कैसा होगा, वहाँ पे कितने तरीके के एयर मिलेंगे। तो एयर का मतलब हम तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, लेकिन उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होगी, और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये कंपोजिशन था उसका। दूसरा, जो इसने इस कंपोजिशन को स्ट्रक्चर से, यानी अर्थ के लेवल से जो कनेक्ट किया हुआ है, वो इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि कौन से लेवल पे कौन सी गैसेस मिलती हैं, उस गैसेस से क्या काम होता है, वो गैसेस किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है कि हार्म करती है। दूसरी चीज़ें कि जो लेवल्स है यानी स्ट्रक्चर है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो तुमको बताया गया। तो उसमें जो पहला जो था किलोमीटर से किलोमीटर, एनिमेशन के भी थ्रू मैंने बताया था, एनिमेशन भी तुमको मिल जाएगा। तो वहाँ पे तुमको ये चीज़ें दिखाया गया कि जो पहला लेवल होता है, जैसे काउंटिंग की बात करें किलोमीटर टू किलोमीटर तक, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हम लोग कंसीडर करते हैं, दो तरीके से कंसीडर करते हैं। पहला
रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जिसको हम सी लेवल मान करके, दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं अर्थ सरफेस को लेकर के। यही वो मेन वजह होता है जिससे जो हमारा हवाई जहाज जो उड़ता है वो ऊपर नीचे होता है, कभी ट्रोपोस्फेयर में तो कभी स्ट्रेटोस्फेयर में। तो उसका भी कंडीशन मैंने वहाँ पे बताया। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर समझने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो स्ट्रक्चर जब तक हम समझेंगे नहीं तो हम जानेंगे नहीं कि कौन सी गैस कहाँ पर रहती है। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम ये बताओगे कि नाइट्रोजन इतना परसेंट होता है, ऑक्सीजन इतना परसेंट होता है, आर्गन का ये परसेंट होता है और कुछ वाटर वेपर होते हैं। तो तुमसे पूछा जाएगा ये कहाँ रहते हैं, ये गैस तुमको कहाँ मिलती है, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो 1 किलोमीटर निर्धारित किया गया जिससे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया गया। तो उस अब क्या है कि तुम इन चीज़ों को बता सकते हो कि सर ये गैसेस है, ये गैस है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर से लगा स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होती है। अगर ओजोन लेयर है हमारा तो ओजोन लेयर जो है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में, जो मैंने बताया था कि एक लेवल में, ठीक है, या एक एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर में 10 लेवल में डिवाइड किया जाता है, ठीक। उसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में 3rd लेवल पर ओजोन लेयर हमको मिलता है। तो इसी तरीके से कौन सा स्ट्रक्चर जो है सबसे नियरेस्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर लेवल जो है सबसे आउटर है, ठीक है, तो ये भी तुमको पता चल गई। दूसरी चीजें ये पता चल गई कि एक्सोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में क्या होता है, ठीक, आइनोस्फेयर में क्या होता है, मीसोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है। एक बहुत बेहतरीन इसमें एक लेवल का क्वेश्चन है जिसको DEF के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर लेवल में DEF क्या होता है वो भी मैंने बताया आप लोगों को कि ये चीजें होती हैं, ठीक। तो अब जो ये बात हुई हम लोगों की, जो हमने ये कंपोजिशन पढ़ा, तो ये कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जानने के बाद जो सेकंड टॉपिक आपका उठा यहाँ पे, जो सेकंड टॉपिक आपका उठा वो क्या था, वो ये था कि ग्लोबल के बारे में। हमने स्ट्रक्चर को तो समझ लिया, गैस को समझ लिया, उसका वर्क समझ लिया कि कॉस्मिक रे को किस तरीके से रोकता है, कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, etc। जैसा कि हमारा आपके बीच में इन सभी टॉपिक्स में कम्युनिकेट हो कर लिया गया है कि ये चीज टॉपिक का ये रिलेटेड है। तो जो ग्लोबल की बात अगर होता है तो ग्लोबल का कैसा है कि ये किसी भी जगह का, चाहे रूरल हो या अर्बन हो, वहाँ का क्या इम्पीरियल इम्पैक्ट होगा, जो कि अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि वहाँ का वेदर, वहाँ का कल्चर डिसाइड करता है कि वहाँ का क्या होना है। तो ग्लोबल की फिर बात हुई, ग्लोबल में तुम्हारा रूरल हो या अर्बन हो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब देखो अभी ये नॉर्मल तौर पे चल रही है, इन सभी चीज़ों को उठा करके जोड़ दिया गया किससे, एयर पॉल्यूशन से। अब तुम सिर्फ और सिर्फ देखो, इसमें तो देखा जाए तो बहुत बड़ा इतिहास तुमको मिलेगा और भी कई सारे एक्सप्लोर करने की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन तुम्हारा एक फिक्स टॉपिक कर दिया गया। वो फिक्स टॉपिक क्या कर दिया गया, एयर पॉल्यूशन। अब तुम कुछ भी बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात करोगे, एयर पोल्यूशन के ऊपर बात करोगे। यानी इससे जो भी तुम्हारा रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, या तुम्हारा कोई क्यूआर होगा, तो सारी चीजें जो है तुम्हारा पोल्यूशन से रिलेटेड होगा। तो जब ग्लोबल की बात हो रही हो तो उसमें आप देखोगे क्या कि जो वेदर क्लाइमेट की जो बात हो रही है वहाँ पे इफेक्ट किस चीज़ों का पड़ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि अगर गांव का साइड का एरिया है तो जो भी व्हीकल्स है वहाँ कम होंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा होगा। और यही अगर सिटीजन की बात करोगी अर्बन सिटी का, तो उसमें देखोगे दो चीज़ों में डिवाइड होगा। एक तो सिटीजनशिप टाउन या टाउनशिप में तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा और दूसरा होगा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक। जैसे गीडा तुम्हारा इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ की पॉल्यूशन रेटिंग कुछ और होगी और टाउनशिप का पॉल्यूशन रेटिंग अलग होगा। अब यहाँ पे क्या है कि प्लांट बैठाने से, जैसा कि पीपीटी और बाकी क्वेश्चन में मैंने जो स्लाइड और शेयर किया है, वो तुमने ये देखा होगा कि उसमें दो तरह के प्रॉब्लम होती हैं, क्या प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के वजह से और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के वजह से। तो हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब पॉल्यूटेंट्स ये जो आपका है कि ये पूछ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। आवाज आ रहा है ना, हेलो, यस सर। ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है वहां पे दो तरीके का चरण आ जाता है यहाँ पे आपका।
वो क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखो बात अभी हम केवल इतने का रिवाइज कर रहे हैं इकट्ठे में, अभी इसके आगे का जब मैं चलूंगा तो मैं बताऊंगा। यानी जो है आप एक सेकंड रुकना, दिखाता हूँ। हम लोग जो चल रहे हैं यहाँ यहाँ इसके ऊपर तक का पढ़ेंगे, ठीक है, इसके नीचे तक का अभी रिवाइज करवाता हूँ। तो देखो ये सभी चीजों को समावेश कर लिया गया। अब हमारे पास भूल जाओ कि अभी पॉल्यूशन के ऊपर हमें बात करनी है। नॉर्मल अगर हम बातें करेंगे तो क्या करेंगे कि एक अर्थ है हमारे पास, एक जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं, उस ग्रह का 0 से 10 किलोमीटर पर, 0 से 10 किलोमीटर पर क्या है कि हमारा ट्रोपोस्फियर है। फिर 80 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर ऐसे बढ़ते जाता है, मीसोफेयर से मिलते हैं, फिर थर्मोस्फेयर से मिलते हैं, फिर एक्सोस्फेयर से मिलते हैं। ये चीज़ें हमें है, एक लेवल सेट हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं वो किसी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया की तो बात कर नहीं रहा है, बात कर रहा पूरे पूरे अर्थ की बात कर रहा है। तो इंटायर, वहाँ पे इंटायर जो लेकर के हम चल रहे हैं वो एक साइकिल पीरियड रिपीट करता है। अब वो साइकिल रिपीट हर अलग अलग तत्व के लिए अलग अलग साइकिल बना हुआ है, सेपरेटली वो ट्रीट करता है, ये भी हमें पता है जैसा कि मैंने बताया था। अब बात कर रहे हैं कि जब इसमें एयर पोल्यूशन की रेटिंग बढ़ रही है तो ऐसा क्या हो रहा है कि नहीं बढ़ रही है। तो पहली चीज़ है वो फैक्टर जानने की, इसमें हम लोग कोशिश की। वो फैक्टर क्या मिला हमें कि पहली बात अनस्किल्ड है, दूसरा कंफर्ट जोन हमें चाहिए, ठीक। फिर और आगे हमें क्या पता चला कि हम जिस चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं उससे पॉल्यूशन की रेटिंग जो है हमारी बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता था कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। और अब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या मतलब, लेकिन यहाँ पे जो क्या आ रहा है उसमें ये है कि हम किसी एक छोटे छोटे एलिमेंट को लेकर के ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं उनको हम पकड़ कैसे सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हम ओवरऑल एक मोटा मोटी चीज मान लिए कि हाँ ये चीजें हैं और इससे ये चीजें निकल रही हैं। कुछ आइडेंटिफाई एलिमेंट होते हैं जिनके स्मेल से, कलरलेस से या ऑर्डर से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एलिमेंट हो सकता है, और मे बी ये चीजें इससे कोलैब यानी रेट ऑफ रिएक्शन करने के बाद हमें जो है इस तरीके की चीजें मिलती हैं। एक हमने मान लिया, वही चीजें जो है पार्टिकुलेट्स मैटर हाइड्रोकार्बन का टॉपिक छोड़ा गया। देखो किस तरीके से तुम्हारा यूनिट सेट किया गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये चीजें तुमने पढ़ लिया। अब देखो आगे जो बात कर रहे हैं कि पॉल्यूशन के बारे में जो इम्प्लीकेशन, ग्लोबल की तो बात हुई, हमने जान लिया कि बॉन्डिंग कर सकता है, कैसे हम वो कर सकते हैं। अब जो इम्प्लीकेशन हो रहा है, इम्प्लीकेशन में आपको ये जानना होगा कि एयर पॉल्यूशन का क्या है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के वजह से हो रहा है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, राइट। तो इसमें कई सारी चीजें पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लिए, उठा करके सब कुछ पढ़ लिए, पढ़ भी चुके हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब क्वेश्चन आता है तो तुम फटाक से भूल जाते हो। केवल क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में तुम लिखोगे, खुद लिखोगे कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। तो देखो यहीं पे नंबर लोग नहीं पाते हैं, यहीं पे वो लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग और अच्छे स्टूडेंट हैं जो क्या करेंगे और अच्छे से लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि हाँ इस एरिया से या इस जोन से होता है और ये पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। वो भी सही नहीं है। देखो तो तरीका तुमको पता होना चाहिए कि जब कोई भी यूनिट खत्म हो जाए तो क्या होता है उसका वो लेकर चलना जाए। तुमने एक चीज पढ़ा है जो कि हाइड्रोकार्बन के टॉपिक के अंदर आ रहा है, तो क्या वो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स के अंदर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि वहां पे तुमने पढ़ा है कि क्लोज बॉन्डिंग एंड ओपन बॉन्डिंग ये चीजें होता है। सिग्मा पाई बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, ऊपर से जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, बेंजीन है तो कितने कार्बन रिएक्शन करेंगे, इसीलिए तुम्हें हाइड्रोकार्बन समझाया गया। हाइड्रोकार्बन कितने कार्बन से, ये मतलब कितने हाइड्रो से कार्बन जो जुड़ सकते हैं, ये चीजें बताया गया। दूसरी चीजें उसमें तुमने एन पढ़ा, पी पढ़ा, आइसो भी पढ़ा। तो ये सारी चीजें पॉल्यूटेंट्स के अंदर आनी है जब भी क्लासिफिकेशन की बात करें। और एग्जाम्पल में तुम्हारे पास कई तरीके की गैसेस होती हैं, लेकिन उसमें से जो तुम्हारे सिलेबस में तुम उन्हीं गैसों के बारे में बात करोगे।
तो जा करके तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कंप्लीट होगा। अब इसमें जो आ जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स की जो बात हुआ, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जान माल का खतरा उतना नहीं होता है, लेकिन यही अगर कंटिन्यूअसली चलता रहा तो, जैसा कि पीपीटी में मैं बताया था, चलता रहा तो वो किस में बदल जाता है, सेकेंडरी में बदल जाता है। दूसरी चीज है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन उसका तेज है, अगर कोई कैटलिस्ट है अभिक्रिया के दर को वो बढ़ा दे रहा है, तो वहां पे तुमको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्राइमरी में जो एयर पॉल्यूटेंट्स थे वो सीधे सीधे चेंज हो जा रहे हैं, किसमें, सेकेंडरी में। तो वो चीजें तुम्हें लिखनी होगी कि किस तरीके से। अब यहाँ पे उठ करके आ गया पार्टिकुलेट्स मैटर यानी पीएम। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दो है, एक होता है तुम्हारा 10 पीएम वाला, दूसरा है 2.5 पीएम वाला। 10 और 2.5 का भी एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे ह्यूमन हेयर थ्रेड है, बाल जो है इंसान का, उसके बारे में एग्जांपल दिया था, जो 10 माइक्रोग्राम में आपका मिल रहा था, सोचो उसके अंदर 2.5, कहाँ 10 यूनिट है, कहाँ 2.5 यूनिट, बहुत अंतर है आपका उस पैरामीटर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो। याद रखना माइक्रोग्राम में तुमको दिखाना। अब ये सॉलिड के भी रूप में मिल सकता है या क्रिस्टल के भी फॉर्म में मिल सकता है। सबको पता है कि हाँ सॉलिड और क्रिस्टल में अंतर क्या है, वो सॉलिड का एक रूप है लेकिन क्रिस्टल है, रिएक्शन करने के लिए वो तैयार है किसी से। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब ऐसे कैसे में डिफाइन करोगे, तो ये यहाँ पे आ जाता है कि टॉपिक खत्म होने से पहले हमको किन किन चीजों पे ध्यान देना है, किसका कौन सा वजह है, किसका कौन सा पार्ट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये पूरे यूनिट का, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का। तो देखो इसमें क्या है कि मैं लास्ट से चालू करूंगा, ऊपर से नहीं आऊंगा, ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। देखो सबसे पहले किसी भी चीज के होने और न होने का प्रभाव होता है, किसी भी चीज के होने या न होने का प्रभाव होता है, चाहे वो कोई भी बॉडी रहे, तो उस बॉडी पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक। अब मैंने एक चीज बताया था शुरू में कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है वो दो तरीके की प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है तुम्हारी इंडोर प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम जो है आउटडोर प्रॉब्लम। ठीक है ना। दो प्रॉब्लम मैंने बताया था कि एक प्रॉब्लम जो है तुम्हारा इंडोर प्रॉब्लम होता है और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, आउटडोर प्रॉब्लम होता है। क्लियर है, ये दो प्रॉब्लम होते हैं। अब इंडोर प्रॉब्लम का समाधान कैसे हो सकता है, उसका क्या प्रभाव है, ठीक है ना, इंडोर प्रॉब्लम का क्या समाधान कर सकते हो ये तुमको देखना है, कितने हद तक जा करके किसी भी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात है आउटडोर जो प्रॉब्लम होती है, जो बाहर की चीजें हैं, उसको कैसे निपटा सकते हो। दोनों का इंडोर आउटडोर मैंने वो भी बताया कि किस तरीके से वर्क होता है। अब हम बात करते हैं, आवाज आ रही है ना, देखो लाइट चली गई है, आवाज आ रही है कि नहीं, हेलो, आ रही है सर। ठीक 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 है। तो इसमें है क्या कि आउटडोर इंडोर हमें पता चल गया, मतलब जो घर के अंदर या किसी भी सरफेस ले लो, कोई भी एरिया ले लो, कोई भी सरफेस ले लो जिसके अंदर हम उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, वो इंडोर प्रॉब्लम हो गई। वो खुद की एक इंडोर की प्रॉब्लम है कि वहां पे जो गैस हो रहा है हमारे द्वारा, जो सांस लिया जा रहा है, जो छोड़ा जा रहा है, जो अलग अलग तत्व हमने यहाँ पे अपने रूम में रखा है या फ्लावर रखा है या फैन चल रहा है, हमें पता है कि हल्की गैस ऊपर होती है, भारी गैस नीचे होती है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि उसको किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब ज्यादा लोग बैठे हैं तो रूम में गर्मी लगेगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती हुई जा रही है, राइट। अब क्या है, इस चीज को ठंडा करने के लिए हमने एसी का यूज कर लिया। अब जब एसी का यूज कर रहे हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा हमारे वातावरण के। जब तक इंडोर के अंदर हम लोग हैं तब तक तो हमें कूलिंग चीज मिल रही है, लेकिन जैसे हम डोर विंडो को ओपन कर दिए देन क्या हो रहा है कि जो अंदर की गैस है वो सीधे बाहर जाएंगी, यानी आउटडोर साइड। जैसे वो आउटडोर गई तुरंत क्या है कि वो रिएक्शन करेगी। अब हम अपने रिएक्शन होते हुए इन आंखों से तो देख नहीं सकते क्योंकि माइक्रो में देखना मेरे आंखों का काम नहीं है। ठीक है। तो वो जो रिएक्शन हो रहा है वो हम देख नहीं सकते हैं और हम अपने सांसों के थ्रू उसको ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं।
ठीक है। ये जो क्रिया चल रही है लेना देना सांस का, ब्रीदिंग सिस्टम जो चल रही है, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टिकुलेट्स मैटर। अब पार्टिकुलेट्स मैटर को समझाने के लिए हमने क्या किया कि एक इंडस्ट्री एरिया ले लिया जिसके अंदर कई सारी मशीनरी है, हैवी इक्विपमेंट है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि अगर हम वहां पे काम कर रहे हैं तो जो अगर मान लो ग्राइंडिंग का, घिसाई का काम चल रहा है या उसको धुलने का काम चल रहा है, इवन कुछ भी चल रहा है, स्प्रे का ही काम क्यों ना चल रहा हो, तो हमने पढ़ा था लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना, क्या पढ़ा था? लिक्विड ड्रॉपलेट्स, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके अंदर जो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जब आप, ठीक है ना, जब आप इन सभी चीजों के कांटेक्ट में रहते हो तो होता क्या है कि आपके सांसों के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये जा करके आपके शरीर में बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में एक रिफाइनरी सिस्टम लगाते हैं ताकि पार्टिकुलर्स मैटर या ऐसी गैसें जो हार्म करती हैं उसको सेटल डाउन कर दिया जाए। ठीक वैसा ही आपके शरीर में भी इन सारी सस्पेंडेड गैसेस या और भी चीजों को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए आपके भी शरीर में इस तरीके की चीजें बनाई गई है कि वो फिल्टर करके जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपके शरीर का रिफाइनरी सिस्टम जो है इसको सही नहीं कर पाता है, लेकिन वो ले लेता है, इतना ये छोटा होता है। ठीक, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इंडोर आउटडोर का आपने मसला समझ लिया। अब बात करते हैं फोटोकेमिकल की, जो नीचे से मैं चल रहा हूं। फोटोकेमिकल ये आता कहां से है? सीधी सीधी बात है, मैंने ये भी बता दिया कि फोटोकेमिकल है क्या, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो फोटोकेमिकल आता कहां से? तो देखो, फोटोकेमिकल, ठीक है, जब पॉल्यूटेंट की रेटिंग अधिक हो गई, रेस कर गई और दिन में ही धुंध छा जाना कह देते हैं, समझ लो किसी भी ऑक्साइड्स या ऑक्सीडेंट्स के थ्रू धुंध छा जाना या फॉग हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, वही तो है फोटोकेमिकल। रात में गर्मी लग जाना, तो क्यों गर्मी लगता है भाई? रात में पोल्यूशन की रेटिंग डाउन है, जबकि ओजोन लेयर को पार करके ऊपर जाना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो जो सिलेबस की बात किया गया है आपके फोटोकेमिकल के बारे में, ठीक है, वो देख लो क्या कह रहा है। वो भी यही कह रहा है कि पॉल्यूटेंट की रेटिंग बढ़ रही है जिसके वजह से ये हो रहा है। अब फोटोकेमिकल होने का हमने एज्यूम किया, फोटोकेमिकल होने का मेन कारण क्या है, यानी मेजर या बिगेस्ट कॉज क्या है फोटोकेमिकल? तो यही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया और आपके हैवी व्हीकल्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। याद रखना, तुम जब भी व्हीकल्स की बात करना, व्हीकल्स न लिख करके तुम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लिखना है। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और जानने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा कि बच्चे ने ये लिखा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपके लैंड, एयर, वाटर तीनों आएंगे, ठीक है। और उसमें व्हीकल्स के टाइप होते हैं कि हैवी व्हीकल्स और लाइट व्हीकल्स, तो ये भी आपके आ जाएंगे, तो जो कि काफी देखने में अफेक्चुअल रहेगा और नंबर गेन करने में काफी अच्छा काम करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो आपका ऑक्सीडेंट्स के थ्रू या किसी अन्य चीजों के थ्रू हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या? तो जब पीछे का कारण देखोगे तो ऑक्साइड्स नजर आएगा, ठीक है। जो सिलेबस में लिखा हुआ तुम्हारे, जो तुम्हें बताना है, वो ऑक्साइड्स कारण दिया होगा। अब ये ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं? सीधी सी बात है, ये चीजों को समझना। अब ये ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं? तो बनने का कारण जो है, हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ऑक्सीजन का इतना परसेंट है, नाइट्रोजन का इतना परसेंट है, इस तरह से इतना परसेंटेज बना हुआ है। तो कोई भी चीजें अगर हवा में है, जैसे जंग तुम्हारे गेट वोट पे लग जाता है, लोहे के गेट पे लग जाता है, अब तुम उस पर तो कुछ करते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रबर सील भी लगाया, तो जरा सा टाइम के बाद, मतलब जिस टाइम पे लग रहा है उस टाइम के बाद तो नहीं लगेगा, लेकिन लगता है, ठीक है। तो देखोगे क्या कि जंग तो वो भी खा रहा, यानी क्या है कि हवा में नमी, ठीक है। हवा में नमी आई कहाँ से भाई? हवा तो हम तो देख रहे हैं, जैसे अभी क्या बारिश हो रही है और हवा ठंडा है। कैसे ठंडा भाई? कुछ तो है ना, समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे, कि हवा तो ठंडा है, तो कैसे ठंडा हो गया? अभी तो धूप था तो गर्मी लग रही थी, अभी आज के डेट में मानसून घेरा हुआ तो ठंडा लग रहा है, यानी वो स्प्रेड है, वो हमारे चारों ओर है और उससे हम प्रभावित। तो वातावरण का क्या सीन है कि कोई भी चीजें जाती तो वो रिएक्शन करता है। अब
कार्बन से भी हम लोग घिरे पड़े हैं, नाइट्रोजन से भी घिरे पड़े हैं और ऑक्सीजन से भी घिरे पड़े हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग चीजें जो हैं अलग अलग तरीकों से रिएक्शन करता है। अब किसी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मिल सकता है, हो सकता है किसी के पास 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो और वो एक ऑक्सीजन छोड़ भी सकता है। अब वो उसके स्टेबिलिटी, इसके बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसका नेचर ऑफ एलिमेंट क्या है, वो बेंजीन के फॉर्म में है, मतलब क्लोज फॉर्म में है या ओपन फॉर्म में है। सिंपल सी चीजें हैं, ये भी तुम समझ गए। अब देखो बात करते हैं ये ऑक्साइड, अब जो मोटा मोटी तौर है, इससे फोटोकेमिकल से आंख और स्किन कैंसर होने में दिक्कत होता है, नाइट्रोजन से भी यही सारी दिक्कतें होती हैं, प्लस सांस लेने में इतना चीजें हैं। कोई भी चीज नाइट्रोजन क्या करता है, जलाने का काम करता है, यानी बंजर बनाने का काम करता है। सल्फर से अम्ल वर्षा हो सकती है, क्योंकि जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, पानी के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है या पानी के ऊपर जाकर के सेटल डाउन हो जाता है। जो बादल बन रहे हैं क्लाउड के भी बारे में मैंने बताया कि बहुत अच्छे से, बहुत डीपली चीजें तुम लोगों को बताई हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर वो क्लाउड के संपर्क में आ रहा है तो क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब उसमें भी ये केस बन रहा है कि वो डाइल्यूट के केस ले रहा है या कंसंट्रेशन का केस दे रहा है। हर एक वैल्यू का पीएच होता है। जो पानी तुम्हारी जो ऊपर से बरसती है वर्षा जल, वर्षा जल को क्या देखोगे कि उसका भी एक पीएच वैल्यू है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड किसके वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब मोनो में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में भी मैंने बता रखा है कि जो हाइड्रोकार्बन है उनका क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन तुम जान ही गए हो, वही जो अभी मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि ट्राई है तो 3 है, एन है तो जितना है, वो भी ट्रिक मैंने बताया। तो बचा ही नहीं कुछ इसमें, ये पूरी तरीके से टॉपिक खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा भी मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ, जो पीपीटी स्लाइड शेयर किया हुआ है, एक बार इकट्ठे मैं सारा भेज दूंगा, एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन उसमें फंसता है या कोई चीज बचता है तुम्हारे अनुसार, तो बिना किसी डाउट के तुम हमसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन कोई अपने मन में वहम मत रखना कि इससे क्या होता है। एक चीज और, पहले यूनिट में ये चीज ध्यान रखना कि आपको केमिकल रिएक्शन दिखाने ही दिखाने हैं, ये चीज ध्यान में रखना। क्या, केमिकल रिएक्शन इसमें दिखाना है, ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाओगे, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन दिखाना आपको पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब दिखाओगे तभी तुम्हारा नंबर कुछ अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीजें क्या है कि कंफ्यूजन का शिकार मत होना इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ साथ, ठीक है ना, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में, ये गैस है, तुम ज़्यादा नहीं गैस पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन पढ़ लो, कार्बन मोनो पढ़ लो, सल्फर पढ़ लो, नाइट्रोजन पढ़ लो, फोटोकेमिकल के बारे में पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो, बहुत अच्छा नंबर उठेगा। इंडोर तुम्हारे सिलेबस में था, मैंने आउटडोर भी बताया कि कैसे है। स्ट्रक्चर का केवल ये लेवल था, इतनी इतने डिस्टेंस था, ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि उसका टेम्परेचर क्या है, किस तरीके से काम करता है, बाकियों से कैसे कोलैब करता है, और ग्लोबल यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से इसका इंपीरियल इम्पैक्ट होता है और कैसे कैसे बदलते क्या। दूसरी चीज़ें, मैंने तुमको एयर की एक इंडेक्स भी दी हुई है कि कैसे तुम परफॉर्म कर सकते हो। मैंने कई बार बताया है कि जो भी तुम अपने तरफ से कंक्लूजन दोगे उसमें ये लिखना है कि जो तुम्हारे पास डाटा है, या 3 साल का डाटा, या 5 साल का डाटा, 10 साल का डाटा, या 7 दिन का डाटा, वो किस तरीके से उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तुम्हारा क्या सोचना है और लोगों का काम किस तरीके से हो रहा है, तुम क्या आगे इस पे करना चाहते हो। जो भी पार्टिकुलर्स मैटर हैं ये अनडिफाइन होते हैं, जो भी गैस है ये भी अनडिफाइन है, क्योंकि हमारे पास नेचर है और नेचर में सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। हर एक चीज की साइकिल होती है, एक साइकिल पीरियड होती है। अगर नेचर के द्वारा साइकिल पीरियड है तो वो तो तुम, नेचर अगर घट बढ़ रहा है तो वो बैलेंस कर देगा। लेकिन मैन मेड सोर्सेस और मैन मेड सोर्सेस हो जाता है और नेचर मेड सोर्सेस होता है। तो नेचर मेड में क्या होता है कि वो तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन मैन मेड वाले में बैलेंस करना काफी दिक्कत होती है, क्योंकि डिटोरेशन करते हैं, पेड़ों को काटेंगे, या डिफॉरेस्टिंग करते हैं, पेड़ों को काट करके हटा देते हैं। कई सारी दिक्कतें हैं, पेड़ को काटने से क्या होता है, और भी सारी चीजें जान ही रहे हो तुम, ठीक है। पानी का लेवल बढ़ जाना, ग्लेशियर का इफेक्ट, ये सारी चीजें बता चुका हूँ।
अब इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चर की जो बात हो रही थी कि कोई भी बाहर से चीज़ें आती हैं या कॉस्मिक रेज आती है, एक्सरे हो गया, यूवी ए यूवी बी रे हो गई, ठीक है, और यूवी सी रे है, इसके बारे में भी बताया किस तरीके से उसका मोशन है और किस तरीके से हमारे ओजोन को पेनिट्रेट करके अर्थ सरफेस पे आ रहा है। तो जो बादल है लाइट वेट क्लाउड हो गया, हैवी वेट क्लाउड हो गया, उन पे क्या रिएक्शन पड़ेगा ये भी मैंने बताया है। फिर बादलों का बनना मैंने दिखाया। फिर जो तुम्हारा पृथ्वी है, ठीक है, कितने एंगल पे जो घुमा हुआ है और उस पे क्या जो हीट होता है वो भी जाने। प्लस इसके अलावा तुमने ये देखा कि आजकल के जो हम घर में पर्दा या डोर विंडो बनाते हैं उसका क्या यूज है और किस तरीके से आज की यूथ सोच रही है, और जो पुराने टाइम में पर्दा और डोर विंडो देने का जो पर्पस था वो जाने। प्लस इंडस्ट्रियल एरिया और टाउनशिप एरिया को किस तरीके से एयर के डायरेक्शन में बनाना है ये भी तुमने देखा। अब ऐसा नहीं हो कि हवा अगर पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है तो पूरब में हम इंडस्ट्री एरिया बना दें ताकि हवा जब चले पश्चिम की ओर तो पूरा आ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब देखो जो ऑक्साइड्स के बारे में है, भाई नाइट्रोजन हमारे उसमें है, नेचर में है, कितना परसेंटेज है, 70+ है आपका, ठीक है। तो अगर 70+ है तो ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है ऑक्साइड्स तो आएंगे ही आएंगे। सल्फर हर जगह विद्यमान है, ऑक्साइड होना ही होना है। कार्बन हर तरफ है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी देखो जरा, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है ऑक्सीजन ही को छोड़ देता है, तो क्या होता है कार्बन मोनो में बदल जाता है। हाइड्रोकार्बन है तो एक साथ कभी 3 से रिएक्शन करेगा, कभी 4 से, तो इसमें आईप्यूसी वाला फॉर्म आ जाता है जिसमें एन पी और आइसो के बारे में तुम पढ़ते हो, बस खत्म है। बाकी जो अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए कि ये इफेक्ट है किन चीज़ों पे, लास्ट जो हमारा चल रहा है, तो ये सभी फसाद की जो जड़ है एनर्जी कंजप्शन के ऊपर। किसके ऊपर है? एनर्जी कंजप्शन के ऊपर, जो हम खपत कर रहे हैं ऊर्जा का, ठीक है। अब हमने पढ़ा क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो यही कह रही है। लेकिन क्या है कि जो हम इसको इस एनर्जी को पाने की जो कोशिश कर रहे हैं, सस्ता तो है, ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए काफ़ी अनहाइजेनिक है, क्योंकि इसमें हर हाल में फॉसिल फ्यूल जलता है। तो यानी एक सोर्स हमको पता चल गया कि फॉसिल फ्यूल वह एक ऐसा सोर्स है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और फॉसिल फ्यूल को जब हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, और रिफाइनरी सिस्टम के थ्रू, तो हमें पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, वाइट पेट्रोल, मेथेनॉल वाली पेट्रोल, कई तरह की चीज़ें हमको मिलती है, इवन वैसलीन तक मिलती है, ठीक है, वैसलीन मिल गया और ग्रीस मिल गया। तो कई सारे इसके परफॉर्म होते हैं जो अलग अलग रिफाइनरी और फिल्ट्रेशन करने के बाद मिलता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल तुम्हारा लकड़ी का भी हो सकता है, मतलब कोयला की अगर बात करूं तो लकड़ी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके ऊपर है, ये बात एनर्जी कंजप्शन के ऊपर है, जो अलग अलग एनर्जी पा करके उससे मैकेनिकल वर्क करवाते हैं ताकि हम कुछ उत्पाद कर सकें, कुछ नया कर सकें, उससे कुछ कमा सकें। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए आपको लास्ट टॉपिक में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये अफेक्ट डालता है पॉल्यूशन ह्यूमन पे, एनिमल पे, प्रॉपर्टी पे और प्लांट पे। तो यही है आज का टॉपिक। अगर कोई डाउट होगा तो बेझिझक आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अटेंडेंस जो है आप लोग भेज दीजिएगा, कोई इसका वो नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर सारी चीज़ें आपको तो समझ में आ गई, अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, तो आप जो है बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और यही मैं कहूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सबको अवेयर करें, ताकि जब तक आप अवेयर करेंगे नहीं, ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। और कोशिश करें कि ये चीज़ें अगर आप तक आती हैं तो आप अपने स्तर पे उसको रोकें, क्योंकि जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक जो है नहीं होगा। मैंने पेट्रोल का भी उदाहरण दिया था आपको कि किस तरीके से पेट्रोल जो है एक 45 किलोमीटर जो पर आवर चल रही है और एक 60 किलोमीटर पर आवर वाली है, यानी माइलेज वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सीन जो है
आपका ये क्रिएट हो जाता है कि हाँ कि 1 लीटर ले रहा है तो 45 किलोमीटर चल रहा है और 1 लीटर ले रहा है तो 60 किलोमीटर चल रहा है। तो उसमें भी मैंने अंतर आप लोगों को बताया कि अंतर देखो ये है कि जहाँ 10 किलोमीटर चलना है तो सोचो यहाँ पे आके आप गाड़ी से हम जाते हैं तो क्या होता है। तो वही है BS4 से डायरेक्ट स्विच करके BS6 आ गया है। अब देखो आगे यही सारी सीन है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो अगर कोई भी इस तरीके की चीज़ें हो तो कोशिश करो अपने तक इसको सॉर्ट आउट करो। और बिल्डिंग विल्डिंग्स जो बनाना रहा आप खुद का ऐसा बनाओ कि कम से कम ये चीज़ें जो नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियर वहीं तक है कि वो बाहर का एनवायरनमेंट चाहे जैसा हो अंदर का एनवायरनमेंट सही रखें। और ये ध्यान रखें कि जब ये एनवायरनमेंट इंडोर से आउटडोर में मिल रहा हो तो वो उसको कम करे ना कि उसको बढ़ाए। रेज़ करने का काम नहीं करता है। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें एक्सप्लोर होती जाएंगी तो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और देख लीजिए जैसा भी होता है, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे।